न्यूट्रिशन का मतलब क्या? फूड को ऑब्टेन करना एंड देन अपने बॉडी में उसको यूटिलाइज करना। तो फूड को ऑब्टेन करने के तो बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब बच गया कि उसको हम अपने बॉडी में कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम इंसान के बारे में बात करें, ह्यूमंस के बारे में बात करें, चाहे ज़्यादातर हायर एनिमल्स के बारे में बात करें, नहीं तो हम लोग क्या है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं, लोकोमोट करके सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो चाहे कोई अगर मांस खाएंगे तो वहां पर भी सॉलिड खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खा रहे हैं। प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो सीधे स्टार्च वगैरह वहां से भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड ही खा रहे हैं। तो अब बॉडी में इतना तो पता, मान लो कि प्लांट प्रोडक्ट खाएं, हमको मिला वहां पे क्या, हम लोग पढ़े हैं लोग ना, फोटोसिंथेसिस में बनना है ग्लूकोज, ग्लूकोज जितना यूटिलाइज होना था यूटिलाइज हुआ, जो बच गया स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर हो गया और वो तोड़ के हम लोग खा लिए। तो हम लोग खाएं क्या? स्टार्च। तो हम लोग खा क्या रहे हैं? स्टार्च। अब बॉडी में रेस्पायरेशन किस चीज का हो रहा है? ग्लूकोज का। सेल में रेस्पायरेशन किस चीज का होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज रेस्पायरेशन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, यही ना होता है। अगर एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लेकिन ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो अब ऑब्टेन करने के तो बारे में, अब वो जो चीज हम खा रहे हैं होलोजोइक मोड में, तो सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को जो हम खा रहे हैं उसको बॉडी में यूटिलाइज कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्टेनिंग के बारे में खत्म, अब यूटिलाइजिंग के बारे में। ठीक है, तो अब बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो फूड को, खाए हुए फूड को बॉडी में यूटिलाइज कैसे करता है। तो कहीं भी, चाहे यूनिसेलुलर हो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, है ना। न्यूट्रिशन का मतलब फूड का यूटिलाइजेशन 5 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले इंजेक्शन, फूड ऑब्टेन तो कर लिए, मेरे पास फूड आ गया, चाहे हम फूड के पास आ गए। तो सबसे पहले इंजेक्शन मतलब वो फूड को अपने बॉडी के अंदर में इनटेक करना, क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। दूसरा नंबर डाइजेशन। अब वो जो फूड हम अपने बॉडी में लिए हैं, हम सबको पता है कि वो सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड है और उसका रेस्पायरेशन नहीं होगा, उसके सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म का रेस्पायरेशन होगा। तो करना तो रेस्पायरेशन ही है एनर्जी के लिए, तो बॉडी में वो सिस्टम होना चाहिए जो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो इंजेक्शन के बाद दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। कुछ केमिकल्स के मदद से, कुछ एंजाइम्स की मदद से वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में क्या होता है कि कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। एंड इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड सिंपलर फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन रेस्पायरेशन होता कहाँ है? सेल में। और एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में बात करें तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक रेस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक रेस्पायरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। यही होता है ना। लेकिन फूड अभी क्या है? चलो डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट हो गया, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब उसको सेल तक जाना है। अब वो इंटेस्टाइन से, अगर हम लोगों की बात करें तो इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है ब्लड वेसल्स वगैरह में। समझ में आ रहा ना? ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि होता है और वहां से होते हुए जाएगा सेल तक। तो जो इंटेस्टाइन से ब्लड में ऑब्जर्व होता है, एक्टिव प्रोसेस से भी, पैसिव प्रोसेस से भी। ठीक है, एक्टिव मतलब एनर्जी के एक्सपेंडिचर होगा तभी भी। अब बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पैसिव प्रोसेस से भी ऑब्जर्व होता है, मतलब बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में फूड एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद एसिमिलेशन, ध्यान से, अब ये जो ब्लड में फूड ऑब्जर्व हुआ वो ब्लड से होते हुए सेल में जाएगा और सेल के साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, मतलब वो प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा बन जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब इसके बाद तब जाके रेस्पायरेशन होता है। मतलब रेस्पायरेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, रेस्पायरेशन के जस्ट पहले वाला बात बोल रहे हैं कि अब जहाँ जरूरी है सेल के प्रोटोप्लाज्म में, लिविंग कंटेंट में, अब वहां तक जाके क्या हुआ कि
सिंपल सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड वहां तक जाके पहुंच गया। अब उसके बाद से रेस्पिरेशन ही होना है, समझ में आ रहा है ना, जगह पे रेस्पिरेशन के लिए जगह पर फूड को पहुंचा दिया गया, ये एसिमुलेशन हो गया। और इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप, जो कुछ हम लोग फूड खाए हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो सब फूड का सब कंपोनेंट हम लोग के लिए यूजफुल नहीं होता है, सब न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, बहुत सारा चीज वो भी होता है जो हम लोग के लिए यूजफुल नहीं होता है, बाद में वो हार्मफुल हो जाता है या उसमें हार्मफुल मटेरियल्स भी रहते हैं। तो वो सब जो अनयूजफुल चीज है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो सब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इजेशन। क्या बोलेंगे? बॉडी के अंदर लेना, इनटेक करना इनजेशन, और बॉडी से बाहर रिलीज करना इजेशन। तो हर एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ये 5 प्रोसेस से अपने बॉडी के अंदर में फूड को यूटिलाइज करता है। अब 10 कैसे करता है वो तो हम लोग अब तक देख चुके, अब तक वही ना कर रहे थे, कैसे फूड प्रिपेयर किया या कैसे उस प्रिपेयर्ड फूड को, ऑटोट्रॉफ है तो कैसे फूड को प्रिपेयर किया फोटोसिंथेसिस में, अब वो प्रिपेयर फूड को हेटेरोट्रॉफिक में कैसे वो क्या किया कि ऑब्टेन किया, फीडिंग हैबिट फीड बिहेवियर के बारे में देख रहे थे। अब उसको बॉडी के अंदर में यूटिलाइज कैसे कर रहा है इसके बारे में हम लोग देखे लो कि ये 5 गो प्रोसेस था, है ना, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और सबसे लास्ट में इजेशन। तो ये 5 सिंपल तरीका है जिसके चलते बॉडी में फूड यूटिलाइज होता है। इतना बात पहले लिख लिया जाए, ठीक। देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है ये नहीं देखना था हम लोग को। मतलब बेसिकली हम डाइजेशन के इंट्रोडक्शन पे है, नहीं कि कैसे फूड मतलब हमारे पास आ रहा है, मुंह तक जा रहा है, अब इंटेक किया जाएगा तो उसके बाद से डाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो बस अब वो वही समाज नहीं बन रहा है डाइजेशन के लिए। ऑल हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पहले डाइजेशन यूनिसेलुलर का ही पढ़ना है, आर होलोजोइक। हम सबको पता है कि जितना भी शेर बाघ सब गाय हुए हम सब लोग क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, चाहे प्लांट को खाए चाहे एनिमल को खाए, नहीं तो आर होलोजोइक दे इट सॉलिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। तो कौन सा फूड को खा रहा है? सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा है, लेकिन हमको पता है बट वी नो दैट it is only simpler form of food like glucose that undergo for respiration। हम लोग को खाना खाने से मतलब किस चीज से है? एनर्जी से। एनर्जी कब होगा? जब रेस्पिरेशन होगा तब। रेस्पिरेशन किस चीज का होता है? बॉडी में फ्यूल के रूप में क्या चीज का यूज होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। ये बात समझ में आ रहा है? तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन, एनर्जी निकलने के लिए प्रोसेस, रेस्पिरेशन हो रहा है सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का, हम खा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स का तो रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो एक प्रॉपर सिस्टम का जरूरत है, बॉडी के अंदर में एक मैकेनिज्म का जरूरत है जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ताकि ये सिंपलर फूड का रेस्पिरेशन हो और हमको एनर्जी मिले। ये बात समझ में आ रहा है? That undergo for respiration to release energy in form of ATP. This energy is utilized in our physical, physiological and various other activity that makes us survive. एनर्जी है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये एनर्जी हमारे बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए या हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को वर्क करने के लिए, फिजियोलॉजिकल के लिए, बाकी बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, उस सब में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जिस सब काम के चलते हम जिंदा हैं। आदमी खाना खाना छोड़ दे तब बचेगा? नहीं बचेगा। अच्छा, बूढ़े लोग खाना पीना छोड़ देते लोग तो करेगा, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदमी बचेगा, उसके बाद से नहीं। खाना पीना अगर खाना छोड़ दिया लोग, मतलब बॉडी में भी एनर्जी नहीं जा रहा है, जब एनर्जी नहीं रहेगा तो कुछ दिन ऐसा आएगा 2 दिन 3 दिन बाद कि एक से ज्यादा ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देगा। और बायोलॉजिकली डेथ का डेफिनेशन यही है कि जब बॉडी का एक से ज्यादा ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दे तो हम उसको बोल देते हैं कि वो डिफाइन होता है डेथ के रूप में, इंक्लूडिंग हार्ट। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलते हैं कि वो आदमी का डेथ हो गया, तो डिफाइंड तौर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आदमी होगा। तो ऐसे ही जो आदमी बोल रहा है लटकल है कि आज ही जाएगा कल जाएगा, खाना पीना छोड़ देता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं अब बहुत जल्दी जाने वाला है, मतलब अब गाड़ी लग गया है, अब बैठ के चल जाना है। ठीक है, चलो। तो अब ये यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन,
जो न्यूट्रिशन को हम ऑब्टेन किए उसका बॉडी के अंदर में यूटिलाइजेशन 5 प्रोसेस में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, फूड मेरे पास आ गया, चाहे हम फूड के पास आ गए, अब उसको अपने बॉडी के अंदर में इनटेक करना नहीं, क्योंकि सारा का सारा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स से सिंपलर करने वाला बॉडी के अंदर में, हम लोगों में होलोजोइक वाला ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के अंदर में इनटेक करना। दूसरा डाइजेशन, अब बॉडी का कुछ केमिकल्स एंजाइम्स उस पे वर्क करेगा तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में भाई तोड़ देगा रेस्पिरेशन के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। अब सिंपलर फॉर्म में तो तोड़ दिया है, लेकिन रेस्पिरेशन होता है सेल में, सेल तक पहुंचना है तो अगर रहता है डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, ताकि वो ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हुए सर्कुलेशन से सब सेल तक बॉडी के पहुंच जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड वेसल्स नहीं। एंड देन एसिमिलेशन, अब ब्लड वेसल से तो सेल में गया, अब सेल के मेम्ब्रेन को फान के साइटोप्लाज्म में जाके मिल गया, उस जगह पे पहुंच गया जहां से उठा के अब इसको रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाएगा, मैं जगह तक पहुंच गया, और उसको बोलेंगे हम लोग एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट प्रोसेस कि ये सब जो मैकेनिज्म चला है डाइजेशन में, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तभी ना वो डाइजेस्टेड, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो अलग हो गया है। अब जो बच गया जिसका बॉडी में कोई यूज नहीं है, फूड का वो अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी से बाहर क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग इजेशन। ठीक है, अब है कि अब सबसे पहले डाइजेशन इन हम लोग देखते हैं कि आखिर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। ध्यान से सुनो, इतना तो पता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और अगर हम बोल रहे हैं कि वह सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को खा रहा है, मैंने गारंटी उसके अंदर में डाइजेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोगों में जैसे सिस्टम चलेगा वैसे ही उसके में सिस्टम चलेगा। हाँ, यूनिसेलुलर है तो हम लोग में जैसे ऑर्गेन सिस्टम है, बहुत सारा ऑर्गेन के मिलके वो बना है, बहुत सारा टिश्यू के मिलके, वैसे उसके अंदर में नहीं हुआ है, लेकिन वो सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पांचों का पांचों प्रोसेस उसके बॉडी के और बॉडी के अंदर भी होता है। वो एक सेल का बना है तो क्या होगा, उस एक ही सेल में ये पांचों प्रोसेस होगा, मतलब पांचों प्रोसेस होने के बाद ही डाइजेशन कंप्लीट होगा, न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ध्यान से बात समझो। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, अमीबा कोई कॉम्प्लेक्स अपने फूड को देख लिया, सॉलिड फूड को देखा, अब वो फूड को उसके मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को बोलते हैं सीडोपोडिया। फॉल्स फीट, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, फीट, ठीक है, नहीं पड़ा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, और पोडा का मतलब लेग, जो भी इंसेक्ट्स का लेग जॉइंटेड रहता है उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। पढ़ना है, फाइलम है एनिमल्स में, डाइवर्सिटी में क्लास 9th में पढ़ना था। आर्थ्रोपोडा सिलेबस से हटा दिया है, खैर है। तो पोडा का मतलब होता है वही पैर, तो हम लोग सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। पैर का काम क्या है, लोकोमोशन करना, चलना। अब वो अपना सेल मेम्ब्रेन को यूज करके बॉडी फ्लूइड को धकेल के एने से ओने जा रहा है, मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, लोकोमोट करने के लिए मेम्ब्रेन का यूज कर रहा है। उसका मेम्ब्रेन पैर के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैर तो नहीं है लेकिन पैर के जैसा काम कर रहा है, इसीलिए वही मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को, मेम्ब्रेन को बोलते हैं सीडोपोडिया, अमीबा वगैरह में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो अब वो जाएगा, अब वो फूड के चारों तरफ घेरेगा, फूड को चारों तरफ को घेर के फूड को अपने बॉडी के अंदर में इंक्लूड कर लेगा, मतलब उसको खा लिया, इनटेक कर लिया। अब उसके बाद हुआ कि अब वो जिस वैक्यूल में अंदर रहेगा उसको बोलेंगे फूड वैक्यूल, क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। और अपने अंदर से साइटोप्लाज्म से बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर में डालेगा। अब वो एंजाइम के प्रेजेंस में फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट, एंजाइम ही ना फूड को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट का मतलब अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटो बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद देखो हम लोगों में सेल तक जाना है, तो बीच में एगो है ट्रांसपोर्टेशन, जो एब्जॉर्प्शन होते हुए होता है। तो हम लोगों में बीच में एगो प्रोसेस है, पहले एब्जॉर्प्शन होगा तब जाके सेल के साइटोप्लाज्म में एसिमिलेशन होगा। वहां पे तो खुद साइटोप्लाज्म में ही है, बस फूड वैक्यूल से निकल के बाहर ही आ जाना है।
अभी फूड वैक्यूल के अंदर में बाहर आ गया तो साइटोप्लाज्म में आ गया। तो ये फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड कंपोनेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये ऑब्जर्प्शन भी हो गया और यही एसिमिलेशन हो गया। आ गया साइटोप्लाज्म में, ऑब्जर्व हो गया, मिल गया साइटोप्लाज्म में, एसिमिलेशन, दोनों बात वही हुआ। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हुआ और एसिमिलेशन भी हुआ। अब जो उस वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड बच गया है, अब इस टाइम इस वैक्यूल को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो वैक्यूल्स अमीबा वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह रखता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। शुरू में क्या बोल रहे थे, वो जो फूड को रखता है उसको फूड वैक्यूल, अब वही फूड वैक्यूल बन गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फिर मेम्ब्रेन के लगे लेके जाएगा और चीज को बॉडी से बाहर क्या करेगा कि एलिमिनेट कर देगा, और इसी को बोलेंगे इजेशन। तो इसके अंदर भी सिंगल सेल होने के बावजूद पांचों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। सीरोपोडी से जाके गोल गोल घूम के अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया तो इंजेक्शन हुआ, इंजाइम से डाल के डाइजेशन कर दिया, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एक ही साथ हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ही है प्रेजेंट, सब काम हो रहा है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि इजेक्शन हो गया। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे क्यों यूनिसेलुलर लाइक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, इतना बात लिख लिया जाए। ये हो गया अमीबा और ये सब उनके इंटरनल पार्ट्स हो गए, नहीं ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं। अब ये देखो ये फूड को ये ऑब्जर्व किया कि फूड यहाँ पे है, यहाँ से फूड को क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि फूड यहाँ पर है। अब ये उसके तरफ गया और अपने सीडोपोडिया सो कॉल्ड मतलब मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से चारों तरफ से घेर लिया फूड को और इसके अपने अंदर में इंगल्फ कर लिया, ठीक है। तो ये इंजेक्शन हुआ, बॉडी के बाहर से फूड को बॉडी के अंदर में इनटेक कर लिया, तो ये क्या हो गया इंजेक्शन। न्यूट्रिशन का फर्स्ट प्रोसेस हो गया इंजेक्शन। अब ये वाला हो गया जिस वैक्यूल्स के अंदर में फूड है, फूड वैक्यूल, और जो ये अंदर में है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फूड। अब ये फूड पर अंदर से ये अपना एंजाइम्स इस फूड पर पुट किया, डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर पुट करके इसको क्या किया कि डाइजेस्ट किया, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद अब ये फूड में से डाइजेशन के बाद जो सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म था मतलब न्यूट्रिएंट्स था, डाइजेस्टेड फूड था, उसको अब बाहर वैक्यूल से बाहर अपने सेल में एब्जॉर्ब किया और इसमें मिल जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन भी हो गया और एसिमिलेशन भी हो गया। अब इस फूड में से डाइजेस्टेड वाला सब पार्ट तो इसमें मिल चुका है, अब इसमें जो बचा वो कौन सा फूड बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड बचा, और इस वैक्यूल्स को अब बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना है तो वहीं अपने मेम्ब्रेन के एंड पर ले आके और ये वैक्यूल को डिफ्यूज कर देगा आउटसाइड और ये फूड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया, इसी को बोलेंगे हम लोग इजेशन। और ओवरऑल ऐसे ही न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोगों में कैसे फूड का डाइजेशन होता है, ठीक हो गया। चलो देखो मत समझो, कल हम लोग पढ़े थे लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा, बस बात वर्बली बताए थे और डायग्रामेटिकली समझाए थे, अभी लिखवा दिए हैं। ध्यान, कल क्या हुआ था कि सबसे पहले अमीबा था वो अपने सीडोपोडिया को मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को बढ़ा के किसी फूड को इंगल्फ किया, सुना सब। अब जैसे ही फूड को अंदर इंगल्फ किया अपने अंदर से उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल में फूड पर डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेशन होने के बाद फूड का डाइजेस्टेड कंपोनेंट मतलब न्यूट्रिएंट फूड वैक्यूल से ऑब्जर्व हो गया सेल के साइटोप्लाज्म में और उसी में मिल गया, एसिमिलेट हो गया, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गया कि मेम्ब्रेन के पास जाके और सेल से बाहर निकल गया। ये ना हुआ था वैक्यूल्स के थ्रू, जैसे अंदर में लिया था वैसे सेल से बाहर निकाल दिया, मतलब इंजेक्शन कर दिया। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस था, एक सीरीज ऑफ एक्शन था जिसमें अमीबा फूड को इंगल्फ किया, इनटेक किया, बॉडी में यूटिलाइज किया, ठीक है, और जो बच गया अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। वही सब बात को हम लैंग्वेज में लिखे हैं, ध्यान से बात समझो, पूरा प्रोसेस है इसमें। When amoeba observe its food, it moves towards it by using its pseudopodia। जैसे मान लो कि यहाँ पे अमीबा है,
जैसे ही अमीबा अपने फूड को देखा कि भाई अमीबा देखा कि भाई फूड यहाँ पे है, जैसे ही अमीबा फूड को ऑब्जर्व किया, ये अपने मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, जिसको सीडो जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इसी के एक्सटेंशन, इसी को बोलते हैं सीडोपोडिया, इसी को एक्सटेंड करके फूड की तरफ क्या किया कि बढ़ा, लोकोमोट किया, इट मूव टुवर्ड्स सीडोपोडिया, टुवर्ड्स फूड बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मतलब फॉल्स, सीडो का मतलब फॉल्स, कल बताए थे, मतलब एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, एंड सराउंड द फूड, और फूड को चारों तरफ से घेर लिया, ये मेम्ब्रेन फूड है यहाँ पे, तो इसको चारों तरफ से क्या किया कि घेर लिया, सराउंड द फूड एंड इनगल्फ इट इनसाइड इट्स सेल, और वो फूड को अपने अंदर में क्या किया कि इनगल्फ कर लिया, चारों से घेर के समेट के अपना सेल के अंदर में भर लिया। The vacuole in its cell in which food is present called food vacuole, और उसके सेल के अंदर जिस वैक्यूल में फूड प्रेजेंट है वो वैक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, फूड वैक्यूल्स। इट इनटेक इट्स फूड बाय प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में जब सेल पढ़ रहे थे कि सेल के अंदर बहुत सारे जो फूड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो दो टाइप्स का, मतलब इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर में मॉलिक्यूल्स का आना इंडोसाइटोसिस, और सेल से बाहर मॉलिक्यूल्स का निकलना एक्सोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस में दो टाइप्स था, पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस था, मतलब पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर में इंगल्फ करना, पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड को अपने अंदर में इंगल्फ करना फाइगोसाइटोसिस, लिक्विड और सॉलिड और गैस और किसी को सेल से बाहर निकलना जस्ट एक्सोसाइटोसिस था। तो सॉलिड फूड को अपने अंदर में इंगल्फ करना क्या था, फाइगोसाइटोसिस, यही था ना, वही बात यहाँ पे लिखा कि इट इनटेक इट्स फूड बाय प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस, कोई नया बात नहीं है। तो सेल को ऑब्जर्व किया, वहां पे गया, उसको चारों तरफ से घेरा, इंगल्फ किया और अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर में रख लिया, इनटेक कर लिया, कौन से प्रोसेस से, फाइगोसाइटोसिस से। देन इट पावर्स इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम इन द फूड वैक्यूल ऑन द फूड, अब अपना उस सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम वैक्यूल पर अपने फूड में क्या किया कि पुट किया। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। द एंजाइम कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही ना डाइजेशन है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम पर डाला तो डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड को क्या किया कि डाइजेस्ट किया, मतलब कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इनटेक हो चुका है, मतलब फूड को इंजेक्शन हो गया है फाइगोसाइटोसिस से, और अब डाइजेशन हो रहा है, मतलब एंजाइम्स डाल के, केमिकल डाल के उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, द इनसॉल्युबल फॉर्म। आफ्टर डाइजेशन द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन के बाद फूड वैक्यूल्स में से जो डाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में, और उसी में मिल गया, सम्मिलित हो गया। तो वही बात लिखे हैं हम कि द डाइजेस्टेड फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स गेट अब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इन द सेल साइटोप्लाज्म, बाहर आया, ऑब्जर्व हो गया और सेल के साइटोप्लाज्म में मिल गया, मतलब एसिमिलेशन हो गया। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब एसिमिलेटेड हो गया है, अब वैक्यूल के अंदर में कौन सा फूड बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड वाला तो सब बाहर निकल गया, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, वैक्यूल के बाहर निकल के सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, और बच क्या गया, अनडाइजेस्टेड फूड। देखो जो वैक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट मटेरियल को रखता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो अब यही फूड वैक्यूल, अब इसी वैक्यूल को हम फूड वैक्यूल नहीं बोलेंगे, अब जिसमें फूड था अब उसमें रहने लगा है अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड वाला बाहर निकल चुका है, अब उसी वैक्यूल में क्या रह रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो अब उसको बोलेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। वही बात बोले कि assimilated in cell cytoplasm, the remaining, अब बचा हुआ वैक्यूल्स के अंदर का undigested food get eliminated outside the cell by the process of exocytosis, सेल से बाहर निकलना क्या, एक्सोसाइटोसिस। तो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल से बाहर निकल जाता है, कौन से प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस से। तो बेसिकली इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ही हो रहा है। The vacuoles that contain the undigested food called contractile vacuole,
और जो वैक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड को रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज हाउ न्यूट्रिशन अकर्स इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। और इसी तरह से अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ओवरऑल न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें सब काम हुआ कि नहीं हुआ, न्यूट्रिशन का तो ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना। ऑब्टेन किया, इनटेक किया, मतलब इंजेक्शन हुआ किससे, फाइगोसाइटोसिस से, डाइजेशन हुआ, वो फूड वैक्यूल्स पे एंजाइम पुट हुआ था, फिर वो डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व हुआ, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हुआ। हम लोग में अलग अलग होता है एब्जॉर्प्शन, इसमें दोनों सेम टर्म है क्योंकि एक यूनिसेलुलर है, बाहर आ गया फिर साइटोप्लाज्म में आ गया। हम लोग में ऑब्जर्व होके ब्लड के थ्रू जाएगा तब जाएगा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो ऑब्जर्प्शन ब्लड वेसल्स में होगा और ब्लड वेसल से होके ट्रांसपोर्ट होके तब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो ऑब्जर्प्शन और एसिमिलेशन मल्टी सेलुलर में डिफरेंट टर्म हुआ, यूनिसेलुलर में दोनों क्या हुआ कि ऑलमोस्ट सेम टर्म हुआ। तो अब जो एसिमिलेशन हो गया, अब जो बच गया अनडाइजेस्टेड फूड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, अब वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलेंगे, वो सेल से क्या होता है कि बाहर निकल जाएगा एक्सोसाइटोसिस से, और वो हो गया यहाँ पे इजेशन, मतलब वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। और इसी तरह से क्या होता है कि ओवरऑल न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था यूनिसेलुलर, अब कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हम लोग ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में डाइजेशन होता है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो एक सिस्टम जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स है, सॉरी ऑर्गेन है, और ऑर्गेन का सेक्रीशन है जो मिलजुल कर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी पूरा होल ये सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे कि हम बोलेंगे कुछ ऑर्गन्स, अब एलिमेंट्री कैनाल का सब पार्ट ऑर्गन में आ गया और सेक्रीशन सब आ जाएगा एंजाइम्स जिसको बोलेंगे हम लोग। अब जैसे कि हम वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, दोनों इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज, नहीं बाद में रेक्टम एनस तो ही है, रेक्टम तो खैर खुद इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अच्छा, उसके अलावा पैनक्रियाज, लीवर है कि नहीं है, तो ये सब वो ऑर्गन है जो मिलजुल कर क्या करते हैं कि हाँ फोन आके डिस्टरबेंस हो गया ना, तो हम लोग कहाँ पे थे लोग, हाँ कि मतलब इस तरीके से ये सब ऑर्गन्स मिलके फूड को डाइजेस्ट करता है। ओवरऑल डाइजेशन का मतलब हम लोग समझेंगे लोग, अभी बस इतना ही समझो कि कैसे ये सब होता है, ये बात को हम लोग पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करके तो पढ़ना ही है। हाँ, अब ये जितने भी ये सब ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सब एलिमेंट्री कैनाल, पैनक्रियाज वगैरह, लीवर वगैरह के बारे में बात किए हैं, अब ये सब का सेक्रीशन भी इनफैक्ट माउथ से सलाइवा हो गया, सलिवरी अमाइलेज एंजाइम हो गया, नहीं इंटेस्टाइन का जूस, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, स्टोमक का गैस्ट्रिक जूस हो गया, लीवर का बाइल हो गया, पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस हो गया। ये सब केमिकल्स मिलके ये सब ऑर्गन्स के अंदर में, मतलब एलिमेंट्री कैनल में हर एक पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है जिसमें जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये पूरा मैकेनिज्म जिसमें सब ऑर्गन्स और एंजाइम्स मिलकर ये काम कर रहे हैं, और डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरे प्रोसेस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। कितना बात लिख लिया जाए, डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर, पहले सिस्टम समझो, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रुप ऑफ सम ऑर्गन एंड देयर केमिकल सेक्रीशन that work together to digest the food called digestive system। देखो कुछ ऑर्गन्स और उनका सेक्रीशन मिलके एक साथ एक मैकेनिज्म प्रोसीड करे जिससे वो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो उन सब को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्या है, अब बात यहाँ पे डाइजेस्ट करता है ना, बात यहाँ पे फूड को क्या करता है कि डाइजेस्ट। तो आखिर डाइजेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड into simpler and soluble form
बाय द एक्शन ऑफ सम एंजाइम्स कॉल्ड डाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन है, एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर सॉल्यूबल फूड में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन। डाइजेशन से ही कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि स्टार्च, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में। तो स्टार्च का डाइजेशन होगा तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और ग्लूकोज सिंपल शुगर हो गया। ठीक है, कल्पना हो जाएगा बाकी ना। डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर, पहले सिस्टम समझो। डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रुप ऑफ सम ऑर्गन एंड देयर केमिकल सेक्रेशन that work together to digest the food called digestive system। देखो, कुछ ऑर्गन्स और उनका सेक्रेशन मिलके एक साथ एक मैकेनिज्म प्रोसीड करे जिससे वो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो उन सब को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्या है? अब बात यहाँ पे डाइजेस्ट करता है ना, बात यहाँ पे फूड को क्या करता है कि डाइजेस्ट। तो आखिर डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड into simpler and soluble form by the action of some enzymes called digestion। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन है, एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर सॉल्यूबल फूड में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन। डाइजेशन से ही कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि स्टार्च, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में। तो स्टार्च का डाइजेशन होगा तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और ग्लूकोज सिंपल शुगर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब पढ़ना था डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सुन रहे हैं सब? जैसे कि ह्यूमंस, और ह्यूमन का न्यूट्रिशन नेचर कैसा होता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक में ओमनिवोरस। मतलब हम लोग को प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाना है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाना है, तो वो सब ओमनिवोरस का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, तो वो हम लोग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे लोग। और वो कॉम्प्लेक्स फूड ह्यूमन में इंटरनल डाइजेशन होता है, बॉडी से बाहर नहीं, डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर में। तो वो बॉडी के अंदर में वो सिस्टम, मतलब ऑर्गेन्स और कुछ केमिकल्स का एसोसिएशन करके जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। और ये सबको एक साथ बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग उस दिन भी देखे थे कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज आ जाएगा, एक वो सब ऑर्गेन्स जो काम कर रहा है, और एक ऑर्गेन्स का सेक्रेशन, यही ना होगा? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लो कि आ गए ऑर्गेन्स, और दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात समझे यहाँ पे। अब अगर हम वो ऑर्गेन में देखें कि वो ऑर्गेन कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से जो ऑर्गेन पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल। देखो, खाना खाए लोग तो जो एक पाइप से शुरू हुआ, फिर बीच में फूड पाइप, स्टोमक, समझ में आ रहा है ना, इंटेस्टाइन वगैरह सब होते हुए फिर एनस होते हुए निकल गया। तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो पूरा पाइप है, कहीं मोटा कहीं पतला, बीच में फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा पाइप को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव कैनाल भी एलिमेंट्री कैनाल का ही नाम है, कोनो दूसरा नाम नहीं है। इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव कैनाल। अब बात यह है कि अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? माउथ। कोई दिक्कत? अब माउथ के अंदर के एक्सटेंशन को ही बोलेंगे बक्कल कैविटी। जिस बक्कल कैविटी में मान लो कि माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड है, टीथ है, टोंग है, ये सब चीज प्रेजेंट है। उसके नीचे जाएंगे तो फायरिंग्स, जहां से फूड होते हुए फूड पाइप में जाता है, इसोफेगस में जाता है। हम सिर्फ मेन में लिख रहे हैं, फायरिंग्स भी लिख दे क्या? चलो तुम लोग को मन का है दुखाए।
फायरिंग्स। तब आ गया फूड पाइप। फायरिंग्स कॉमन पैसेज है। फायरिंग्स रेस्पिरेटरी में भी हम लोग पढ़ेंगे लोग, और डाइजेस्टिव में भी हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। ये कॉमन पाथवे है। तो फायरिंग्स के बाद फूड पाइप। फूड पाइप को इसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप के बाद क्या जाएगा? स्टोमक, एंड स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम तक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा एनस। ये सबसे आखिरी पार्ट है, और इसके बाद से अनडाइजेस्टेड फूड एनस होते हुए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। अब अगर वो कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनके सेक्रेशन से फूड डाइजेस्ट होता है, तो सबसे पहले माउथ में निकलता है क्या? हाँ, मतलब अगर डाइजेस्टिव जूस की बात करें तो सलाइवा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सलाइवा में एंजाइम्स होता है सलिवरी अमाइलेज, तो सलाइवा सेक्रेट होता है सलिवरी ग्लैंड से। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। सलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है सलाइवा। उसके बाद फूड पाइप में कुछ नहीं निकलता, उसके बाद सीधे जाओ स्टोमक में। स्टोमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे निकलता है? इन स्टोमक। चलो, तो ये हमारा इसका जगह हो गया स्टोमक में। गैस्ट्रिक जूस के बाद हम पहले बाइल पढ़ लेते हैं लोग, ठीक है। बाइल जूस के बारे में, तो बाइल जूस कहाँ से बनता है? लीवर से। तो ये बनता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पढ़ेंगे लोग इसके बारे में। पैनक्रिएटिक जूस भी है ना, तो पैनक्रिएटिक जूस, तो ये हो गया पैनक्रिएटिक जूस। और ये कहाँ से सेक्रेट होगा? पैनक्रियाज से। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, इसको हम लोग हार्मोन्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ से पैनक्रिएटिक हार्मोन्स भी निकलता है, नहीं, और यहाँ से जूस भी निकल रहा है, इसलिए बोलो ये हेट्रोक्राइन नेचर का होता है, नहीं, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों। जूस निकाल रहा है तो एक्सोक्राइन नेचर शो कर रहा है, और हार्मोन्स को सेक्रेट कर रहा है तो इंडोक्राइन नेचर शो कर रहा है। नहीं, सबके इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं? जूस सेक्रेट थोड़े करेंगे। सब इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो जब ये हार्मोन सेक्रेट करेगा तो इंडोक्राइन नेचर शो किया कि नहीं किया? ठीक। चलो, पैनक्रिएटिक जूस के बाद क्या सेक्रेट होगा? इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, नहीं, इंटेस्टाइनल जूस। और ये सेक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सब वो हो गए सोर्स जहां पे या जहां से ये सब जूस, ये सब एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। और ये सब इन सब जगहों पे वर्क करते हैं, और वर्क ये दोनों आदमी एक साथ फंक्शन करके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डाइजेशन के काम को कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले का पार्ट, क्या बोलते हैं? माउथ। तो माउथ से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है।